हाँ जी भाई साहब। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। आई होप कि एकदम बढ़िया मजे में झन्नाटेदार होंगे भाई साहब। चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, एलिमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी लेगिस्लेशन के बारे में बात जो है वो अपने को यहाँ पे करना है। दीक्षा शर्मा, राधे 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 राधे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रेखा, गुड इवनिंग संजना, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आ जाओ जी भाई साहिब, सभी के सभी लोगन फटफट से झटपट से। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शिक्षा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ जी, आ जाओ जी, जल्दी से आ जाओ जी। गुड इवनिंग आदर्श, वेरी 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 गुड इवनिंग। चलो, तो भाई साहब अगला जो चैप्टर आपका यहाँ पे है इसके बारे में डिस्कशन करना अपन करते हैं स्टार्ट। सब बोले चैप्टर है आपका कौन सा, तीसरे वाला, छोटू सा प्यारू सा सिंपल सा चैप्टर है। सर कल का वीडियो नहीं आया है यूट्यूब पे, मेरे हिसाब से तो आ गया बेटा, कल ही अपलोड कर दिया था मैंने। मेरे हिसाब से तो मैंने कल ही अपलोड जो है वो कर दिया था। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। लीव द पेज, लेक्चर नंबर 13। हम्म। एक मिनट। हाँ, हो तो गया है, हो गया है। अच्छा नहीं हुआ है, हो तो गया है यार। अनलिस्टेड में है, इट इज देयर, इट इज देयर। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में चले जाता है बार बार, फालतू का काम हो जाता है इसमें भी। फिर ये तो लॉजिकल वाला ही होगा ना। एक मिनट को, नहीं ये मेरा नहीं है। हमारे साथ लीगल एप्टीट्यूड लेक्चर में 13, कल का लिया हुआ, जनवरी 25, 14 नवंबर। आ तो गया यार। सर अभी विजिबल हो गया, अच्छा अब दिख गया तेरे को है। हद हो गई मतलब। सर विंटर इज कमिंग, ऑलरेडी आ चुका भाई, विंटर इज ऑलरेडी हेयर। चलिए, ओके भाई साहब, सो लेट अस मूव अहेड, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हमारे अगले वाले चैप्टर के बारे में, जो कि है आपका चैप्टर में कौन सा, तीसरे नंबर का। और चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या है, नाम है बोले भाई साहब, एलिमेंट्स ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी लेगिस्लेशन। मतलब जो कंपनी सेक्रेटरी का काम आपका है उसके बारे में बात जो वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो वैसे भी ये चैप्टर आपके लिए वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इस बात का डाउट जो वो रहता है कि सर जो कोर्स के अंदर हम लोग हैं, क्या इसमें स्कोप है, क्या क्या इसमें बोले सही में फायदा जो है वो अपने को होने वाला है क्या। तो भाई साहब ये चैप्टर जो होगा वो आपके इस डाउट को क्या कर देगा, सिंपली क्लियर जो है वो यहाँ पे कर देगा, ठीक है। सर चैप्टर नंबर 3, एलिमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, इसके हिसाब से अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा तो सबसे पहले तो 1980 में, कब की बात है, 1980 की बात है। एक बोले भाई साहब आपका कानून जो है उसको यहाँ पे पास किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, जो कि कब का बोले 1980 का भाई साहब, ठीक है। तो इस कानून के हिसाब से एक अथॉरिटी जो है उसको यहाँ पे बनाया गया, जिस अथॉरिटी को नाम क्या दिया गया, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा। हालांकि एक बार ध्यान दीजिएगा कि आईसीएसआई जो है वो तो 1980 के पहले ही बन चुका था, लेकिन सर उसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन जो है वो नहीं मिला था। मतलब ये लगा लो कि खाली एक आपका इंस्टीट्यूट जो है काइंड ऑफ उसको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन सर उसके लिए पार्लियामेंट का कोई एक्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ नहीं था, ठीक है। तो 1980 में बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 जो है वो आप यहाँ पे आया, और उसके जरिए आईसीएसआई जो उसको स्टैब्लिश करने का काम जो यहाँ पे आपका किया गया, ठीक है। तो अगर मैं आईसीएसआई के बारे में बात यहाँ पे करूंगा तो ये बोले भाई साहब आपका क्या है, स्पेशल एक्ट कंपनी है। क्या, कौन सी कंपनी है, स्पेशल एक्ट कंपनी। सर जो स्पेशल एक्ट वाली कंपनी आपकी होती है ना, इसको बोले भाई साहब आप एक नाम और भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टैट्यूटरी कंपनी। कौन सी वाली कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी से, इसका मतलब क्या होता है, सर ऐसे वाली कंपनी जो कि किसी स्टेट्यूट के हिसाब से, स्पेशल स्टेट्यूट के हिसाब से क्या करी गई होगी, बनाई गई होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टैट्यूटरी कंपनी का नाम जो वो दिया जाएगा। एक मिनट रुकिएगा।
गाइस बस 1 मिनट रुकिएगा बस, हाँ, सिर्फ 1 मिनट। चलिए भाई साहब, हाँ जी। तो क्या कहा हमने यहाँ पे? हमने कहा कि कंपनी जो आपकी है वो कौन सी वाली कंपनी है? स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। कौन सी वाली कंपनी भाई साहब? स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है। और या फिर आप इसको स्टेट्यूटरी कंपनी भी कह सकते हैं। ऐसी कोई भी कंपनी जिसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए अलग से अगर कानून बनाया गया होगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे स्पेशल एक्ट कंपनी का नाम जो होगा वो दे दिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हेलो। अरे निशान भी, आपको मैंने नंबर भेजा है। चलिए भाई साहब, तो ये बहुत ध्यान से, क्या बोला कि स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है, ऐसा अपन यहाँ पे इसको सिंपली बोल सकते हैं। स्टेट्यूटरी लॉ भी इसी को कहते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं स्टेट्यूटरी लॉ। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो स्टेट्यूटरी मतलब स्टेट्यूट का मतलब ही क्या होता है? कानून होता है भाई साहब। स्टेट्यूट बोल दो, लॉ बोल दो, कानून बोल दो, एक ही बात होगी। ठीक है, चलिए। अगला पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सर किसी भी टाइप के कोई भी कंपनी के बारे में बात आप कीजिएगा, फिर चाहे वो स्पेशल एक्ट के हिसाब से बनाई गई होगी या फिर किसी और तरीके के हिसाब से बनाई गई होगी, उसे बोले भाई साहब क्या कहा जाएगा? उसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी का नाम जो होगा, ये बोले भाई साहब यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में एक आपका यहाँ पे है क्या? परपीचुअल सक्सेशन। क्या बोला? परपीचुअल सक्सेशन। ठीक है सर, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? सर बोले द मेंबर्स में कम एंड गो। रोज नए मेंबर बन सकते हैं, पुराने जो मेंबर थे हो सकता है कि वो मर जाए। क्या बात कर रहे हो सर? गंदी बातें क्यों कर रहे हो? 1980 में कोई बंदा मेंबर बना था, सोच के देखिए उस टाइम पे किसी बंदे की एज अगर 21 ईयर्स की होगी, उसके बाद में अब भी अगर आप बात करो तो 60 साल से ज्यादा का हो चुका होगा, तो हो सकता है एक आदमी की डेथ हो गई हो भाई साहब। पॉसिबल है? बोले हाँ। मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो बोले हमेशा क्या रहता है? चालू जो है वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो देर विल बी व्हाट? परपीचुअल सक्सेशन, दैट इज व्हाट कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। आपकी जो कंपनी है वो हमेशा चलती रहेगी, चाहे कुछ भी हो और या फिर ना हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पर्पस और या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बात जो है वो यहाँ पे करूं, किसके बारे में? पर्पस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, कि आखिर जो कंपनी है वो यहाँ पे बनाई क्यों गई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टैब्लिश यहाँ पे क्यों किया गया। तो ये बहुत ध्यान से, सर बोले रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए, या डेवलप करने के लिए। किस चीज को? द प्रोफेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। हमारे कंट्री में जो सीएस का प्रोफेशन है उसको बोले डेवलप करना था। उसको बोले गवर्न, गवर्न मतलब कंट्रोल करना।
ठीक है, और उसको रेगुलेट करना, राइट। तो इसके लिए रेगुलेशंस बनाना था, उसको गवर्न करना था, उसको डेवलप करना, किस चीज को? हमारे कंट्री में जो कंपनी सेक्रेटरी का काम है, कंपनी सेक्रेटरी का जो प्रोफेशन है, तो इस चीज को, राइट बोल, ठीक है सब। चलिए फिर इसके बाद में अगला पॉइंट, सर अगर मैं आज की डेट में मेंबर्स के बारे में बात यहां पे करूं, तो आईसीएसआई के मेरे जैसे 73,000 मेंबर्स हैं। मेरे जैसों की बात अगर मैं करूंगा, यानी कि जो सीएस बन चुके हैं, अगर मैं इनके बारे में बात यहां पे करूंगा, तो 73,000 मेंबर्स हैं इन टोटल, यानी कि मोर देन 70,000। और स्टूडेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो तीनों लेवल, यानी कि सीएस डब्ल्यूटी, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, तीनों लेवल पे पुराने बच्चे नए बच्चे सब मिला लूंगा, तो 2.5 लाख के आसपास के यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चैप्टर ऑफिसर्स यानी कि ब्रांच ऑफिस के बारे में बात यहाँ पे करूं, तो 70 से भी ज्यादा है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप देखोगे तो आपको 72 मिलेगा, वैसे अगर देखा जाए तो 73 हो चुके हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन चीजों पे आपको कभी भी कोई सवाल जो है वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका आता भी है, तो आप यहाँ पे चीजें जो है वो बता सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा वैसा, ये एक चीज यहां पे है जिसके ऊपर आपको 100% गारंटी है कि एग्जाम में सवाल आना ही आना है, चाहे कुछ भी बोल दो। कौन सा? या तो आपको पूछा जाएगा बताओ आईसीएसआई का मिशन क्या है, या फिर आपको सवाल आएगा बताओ कि आईसीएसआई जो है इसका विजन क्या है, और या तो फिर आपको सवाल पूछा जाएगा कि बताओ कि आईसीएसआई जो आपका है इसका मोटो क्या है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द आईसीएसआई। और या फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आईसीएसआई जो आपका है उसकी कोर वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है, जिनके बेसिस पे आपका आईसीएसआई जो है वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। एक चीज का डाउट हमेशा इंसान के मन में होता है कि सर ये मिशन और विजन, ये दो चीजों की बात अगर आप करोगे, क्या फर्क है सर दोनों में? वट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिशन ऑफ एनीथिंग, या मेरे मतलब कई बार मुझसे बोले, अगर पूछा जाए कि बताओ तुम्हारी जिंदगी का मिशन क्या है, आइला मिशन का है मेरी जिंदगी का, और विजन का है, सर बोले एक ही है, बोले जिंदगी में कामयाब होना है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ फर्क होता है क्या? दोनों बोले अलग अलग है क्या? बोले हाँ अलग अलग होते हैं। क्या फर्क होता है? मिशन की बात अगर आप करोगे ना, तो ये बेसिकली आपका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वाला होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है। ऐसा अगर आपका रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, मिशन कहा जाएगा, ठीक है। एक मिशन आपका अचीव हो गया, मतलब टारगेट आपका अचीव हो गया, तो आप अगला मिशन सेट करोगे कि भैया मुझे इसके बाद में ये वाला काम करना है। आपका वो टारगेट सेट हो गया तो उसके बाद में आप अगला जो मिशन होगा आप उसको सेट करोगे, उसके हिसाब से काम जो है वो करने का काम करोगे, राइट। लेकिन अगर मैं विजन के बारे में बात करूं, तो विजन एक ऐसी चीज है जो कि दूसरे को जब आप बताने जाओगे ना, तो बंदा ख्याली पुलाव पका रहा है, बंदा बोले भाई साहब पगला वगला गया है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो सकता बोले भाई साहब, है तो ऐसे वाली बात जो वो वहां पे आ जाएगी। मतलब ये लगेगा कि भैया अगर इस चीज को मैंने अचीव कर लिया ना, मतलब ये जिंदगी का जो पर्पस मेरा था, वो बोले भाई साहब मेरा क्या होगा, सॉल्व हो गया, आप ऐसा मान के चल लो, ठीक है। तो मिशन की बात अगर मैं करूं, तो मिशन क्या है कि डेवलप करना है किस चीज को, हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स। आईसीएसआई का फिलहाल जो मिशन है वो क्या है कि हमें डेवलप करना है हाई कैलिबर वाले प्रोफेशनल्स को, जो इस बात को इंश्योर करेंगे कि कंपनी जो है वो कानून को प्रॉपरली क्या कर रही है, कंप्लाई कर रही है। गवर्नेंस वगैरह जो आपका होगा ना, तो उस गवर्नेंस को बोले भाई साहब क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से कंप्लाई करने का काम जो यहाँ पे कर रही है, इस बात को आपको क्या करना है, इंश्योर जो है वो करना है। ये आपका क्या होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। और दूसरा अगर मैं विजन के बारे में बात यहां पे करूंगा, तो विजन बोले भाई साहब क्या, टू बिकम द ग्लोबल लीडर। क्या बनना है आपको, ग्लोबल लीडर बनना। ग्लोबल मतलब धरती का लीडर बनना भाई साहब। मतलब इस दुनिया के अंदर कुल मिला के हमने सुना है 193 कंट्रीज है भाई साहब, 193, कहीं कहीं पे 196 भी बोला गया है, ठीक है। अगर मैं यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से बात करूंगा तो 193 कंट्रीज हैं। तो 193 कंट्रीज के अंदर हमें सबसे टॉप पे आना है। हंसी आई? अरे भले इतनी सारी कंट्रीज हैं, देश बोले कहाँ से, मतलब दुनिया जो बोले कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, और उसके कंपैरिजन में अगर मैं इंडिया के बारे में बात यहाँ पे करूंगा, तुम क्या बोल रहे हो, बोले वो अचीव कर कुछ भी, मतलब बकवास, हट, सपना है। अगर ये हकीकत में बदल गया तो बोले भाई साहब आईसीएसए की जिंदगी जो है ना, वो बोले भाई साहब यहाँ पे पूरी क्या हो गई, क्या बोलते हैं उसको, सफल हो गई, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो विजन क्या है, टू बिकम द ग्लोबल लीडर
जो इंश्योर करे द कंप्लायंसेस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दुनिया को लीड करना है कि भैया सबसे बढ़िया जो लॉ को कंप्लाई करवाने वाले लोग मिलेंगे ना, यहीं पे मिलेंगे। ये बोले हमारा क्या है, विजन है। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं मोटो के बारे में बात यहां पे करूं, मोटो मोटो क्या है सर, बोले सच बोलना है, टू स्पीक द ट्रुथ एंड अबाइड बाय द लॉ। ठीक है। सच बोलना है बोले भाई साहब अपने को, और जो बोले लॉ का आपका रास्ता होगा ना, उस पे अपने को चलना है। कोई बात नहीं मुस्कान। सच बोलना है, टू स्पीक द ट्रुथ एंड अबाइड बाय द लॉ। अगर संस्कृत में बोलूं तो क्या कहा जाएगा, सत्यम वदम धर्मम चरम। सच बोलना है और धर्म के रास्ते पर चलना है, सच बोलना है और धर्म के रास्ते पर चलना। अंडरस्टूड पॉइंट, बोल ठीक है साहब, चलिए। फिर इसके बाद में अगर मैं कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई के बारे में बात करूं तो कुल मिला के 5 कोर वैल्यूज हैं। सबसे पहली बात इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। हमारे आईसीएसआई के जितने भी मेंबर्स हैं, बोले तो कंपनी सेक्रेटरी, वो अगर काम कर रहा है मतलब ईमानदारी से काम होगा, इतनी एश्योरिटी जो है वो होनी चाहिए। दूसरा एथिक्स। एथिक्स मतलब सर बोले सही चीज का साथ देना, सही और गलत में डिफरेंशिएट करना और उसके हिसाब से चीजों को करना। स्टेक होल्डर सेंट्रिक, ध्यान रखिएगा, यहां पे शेयर होल्डर लिखा है क्या, नहीं, तो स्टेक होल्डर लिखा है। सर ये स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, जिस भी बंदे का कंपनी में किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेस्ट होगा, कोई भी कंसर्न होगा। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर कोई बंदा एम्प्लॉय है तो वो भी स्टेक होल्डर है, कोई बंदा कस्टमर है तो वो भी स्टेक होल्डर है, कोई बंदा बोले भाई साहब अगर मैं बात यहां पे करूंगा, एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर हो गया, या फिर बोले भाई साहब आपका कौन है, सप्लायर है, वो भी स्टेक होल्डर है। अगर शेयर होल्डर है वो भी स्टेक होल्डर है। अगर किसी बंदे ने कंपनी को उधार के तौर पे पैसा दिया वो भी स्टेक होल्डर है। अगर कोई बंदा कंपनी से पैसा उधार के तौर पे लेता, डेटर है, उधार पे लेने वाला, वो भी स्टेक होल्डर है। इसके अलावा अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं वो भी स्टेक होल्डर है। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं वो भी स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर सेंट्रिक मतलब सर बोले ऐसा नहीं है कि हमको यानी कि सीएस को कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया, यानी कि मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया तो हम उसी के तलवे चाटेंगे। तो हम ऐसा काम करेंगे जिसमें कि बोले भाई साहब इनमें से किसी के साथ भी गलत ना हो, सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट जो है वो वहां पे किया जा सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम जो है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले होंगे। ठीक है। उसे क्या कहा जाएगा, स्टेक होल्डर सेंट्रिक का नाम जो यहाँ पे दिया जाएगा। ये समझ में आया? मतलब सबका ध्यान रख के चलेंगे, उसे कहा जाएगा स्टेक होल्डर सेंट्रिक। और फिर इसके बाद में एक आपका आता है कौन सा, ओनरशिप। क्या कहा गया, ओनरशिप। सर ओनरशिप का मतलब क्या हुआ, ओनरशिप का मतलब होता है क्या, कि भैया मालिकाना अधिकार। सरकारी कंपनीज में कैसा होता है, बाप की कंपनी थोड़ी है, सुबह जाएंगे आराम से 10 बजे, 9 बजे का टाइम था वैसे तो, बोल देंगे लेट हो गए, 10 बजे चले जाएंगे। दोपहर को लंच का टाइम बोले 1 से 2 का होता है, 12 से 2 का लंच कर लेंगे। शाम को बोले जाने का टाइम 6 बजे का होता है, अरे आज जल्दी जाना है, 5 बजे निकल जाएंगे। हैं जान दो बोले, लेकिन यहाँ पे एज इफ हमारी ही कंपनी है, मैं ही कंपनी का मालिक हूं, ऐसा हम सोच के चलेंगे। और जैसे हम जिम्मेदारी अपनी कंपनी में ईमानदारी से निभाते हैं, तो वैसे ही यहां पे भी जो जिम्मेदारी होगी ना, उसको बोले क्या करेंगे, ईमानदारी के साथ में निभाएंगे। ओनरशिप वाला हिसाब किताब जो है वो यहाँ पे लेके चले। ठीक है। और फिर इसके बाद में रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, भरोसे वाला काम। रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, भरोसे वाला काम। ठीक है। ऐसा काम करेंगे कि भैया पूरा भरोसा जो है, मतलब सीएस के पास में काम गया ना, बोला बस बात खत्म हो गई, अब टेंशन है ही नहीं, बोले भाई साहब वो पूरा का पूरा काम जो है एकदम प्रॉपर तरीके से करवा के दे देगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत जो है वो बोले भाई साहब आने वाली नहीं होगी। इस बात पे आप क्या कर सकते हो, रिलाय करके चल सकते हो। अंडरस्टूड द पॉइंट, ऐसा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। सर गवर्न का मतलब जो है वो क्या होता है, गवर्न करना मतलब जैसे मान लो जो लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ये इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसको प्रॉपरली फॉलो करवाना, उसे कहते हैं गवर्न कर। ठीक है। कंट्रोल करना नहीं, नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल करना नहीं, गवर्न करना मतलब कि लॉ को फॉलो करवाना। ठीक है, गवर्नेंस उसे कहा जाएगा। ये समझ में आया बोल, ठीक है सब, चलिए। अब इसके बाद में ध्यान से सुनो। सर कोई बंदा सीएस कैसे बनता है, कोई बंदा सीएस कैसे बनता है, ठीक है। तो इसके लिए सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। कौन सा, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। इसमें क्या कहा गया,
अ पर्सन हु हैव बिकम द मेंबर ऑफ आईसीएसआई, कोई भी बंदा जो कि बोले भाई साहब आईसीएसआई का क्या बना होगा, मेंबर बना होगा, उसे क्या कहा जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी का नाम दे देंगे भाई साहब, और क्या कहेंगे। दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, कंपनी सेक्रेटरी। सर आईसीएसआई को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ओन करता है, हाँ बोल सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इसका जो कंट्रोल रहेगा वो एमसीए के अंडर में आता है, एकदम सही बात। ठीक है चलिए, तो ये बहुत ध्यान से, ऐसा कोई भी बंदा जो कि आईसीएसआई का मेंबर बन चुका होगा, आइला ये कैसे बनते हैं सर, हमको भी बता दो, हम भी बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सुन लो। सबसे पहले आप सीएसडब्ल्यूटी पास करेंगे, फिर इसके बाद में आप सीएस का एग्जीक्यूटिव पास करेंगे, फिर इसके बाद में आप सीएस का प्रोफेशनल जो है ये पास करेंगे, और ये पूरा पास हो जाने के बाद में आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह जो वो सब कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर आपको आईसीएसआई के पास में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको मेंबरशिप नंबर जो वो मिल जाएगा। जिस दिन आपके पास में मेंबरशिप का नंबर आ गया तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बोलिए साहब, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप सीएस बन जाते हो तो आपको एसीएस कहा जाएगा। एसीएस का मतलब क्या होता है, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। क्या कहेंगे इसको, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी का नाम जो दिया जाएगा, मतलब अभी अभी जुड़ा है बोले भाई साहब। जब आपके नाम के सामने एसीएस लगा हुआ है, ठीक है, या फिर अगर आप एसीएस हैं, तो ऐसे केस में क्या कहा जाएगा कि आप जस्ट अभी अभी जुड़े हो, यू आर द एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। सर बोले मेंबर बनने के पहले 5 साल के लिए आप क्या रहते हैं, एसीएस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2014 से लेकर 2019 तक मैं एसीएस की कैटेगरी में काउंट होता था। अभी भी मैं एसीएस ही हूं, क्यों, क्योंकि एफसीएस के तौर पे अगर आपको चाहिए तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और फिर आपको बोलना पड़ेगा सर मेरे को एफसीएस का टैग चाहिए। मैंने कहा भैया जब मैं सीएस बन चुका हूं तो ना तो मेरे को ए लगाने की जरूरत है और ना ही मेरे को एफ लगाने की जरूरत है। एज अ सीएस में काम कर रहा हूँ, सामने वाले बंदे को जब मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, ठीक है, मैंने अपना बिजनेस कार्ड जब वहां पे दिया, मैं कहा भैया मैं सीएस प्रवीण चौधरी, गॉट द पॉइंट। सामने वाले को डायलेमा में रखता हूँ ना भाई, सामने वाले को डायलेमा में रखा भैया ये सीएस तो है लेकिन ये कौन है, मतलब क्या इसको 5 साल हो चुके हैं क्या, ऑब्वियसली 5 साल हो चुके हैं। या जब मेरे मेरे इसके ऊपर, किसके ऊपर, विजिटिंग कार्ड के ऊपर वहां पे लिखा हुआ रहेगा प्रैक्टिसिंग सिंस 2014, तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि बंदे को ऑलरेडी अगर देखेंगे तो 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो कंपनी सेक्रेटरी की फील्ड में ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो ये जरूरत नहीं आपको क्या करें, आप एफसीएस का टैग लें। तो सर लेने में प्रॉब्लम क्या है, लेने में एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप आईसीएसआई के मेंबर बन जाते हो ना, तो मेंबर बन जाने के बाद में आपको मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती है हर साल। ठीक है। जो बंदा पहली बार मेंबर बनता है उसकी फीस कुछ तो भी 1500 रुपए और प्लस जीएसटी। अगर मैं मेरी बात करूंगा जिसको ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं, तो मेरी जो नॉर्मल मेंबरशिप फीस है वो है 2500 रुपए प्लस जीएसटी। ये क्या है, ये मेंबरशिप फीस है। और इसके अलावा चूंकि मैं प्रैक्टिस करने का काम करता हूं, तो मुझे यहां पे 1800 रुपए प्लस जीएसटी जो है वो अलग से पे करना। लेकिन अगर मैं एफसीएस का टैग यहां पे ले लूंगा तो जो 2500 रुपए है ये हो जाएगा 3000, और प्लस साथ में जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। और जो 1800 रुपए सीओपी वाला है ये हो जाएगा 2500 रुपए, और साथ में मेरे को जीएसटी जो होगा ये भी यहां पे पे करना पड़ेगा। मैं कहा भैया इतना फालतू का काम जो है वो काहे को करने का है, जाने दो, छोड़ो, ये सब चक्करों में नहीं पड़ने का। क्यों फालतू में 1000 2000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा का पे कर बिना मतलब में, ऑल दो थोड़ा सा अमाउंट है लेकिन स्टिल क्यों फालतू में पे करना, है ना। बट यहाँ पे पॉइंट अगर अपन बात करेंगे तो क्या कहा गया, आप जो है पहले 5 साल तो चाहो तो भी आप एफसीएस का टैग यूज नहीं कर पाओगे, पहले 5 साल आपको एसीएस ही कहा जाएगा। और फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एफसीएस का टैग जो है वो ले सकते हो, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकायदा फॉर्म वगैरह फिल करके आपको आईसीएसआई को देना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये चीज कर सकते हैं। सर एफसीएस के बेनिफिट क्या होते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। तो फिर फायदा क्या हुआ, बस जब आपके नाम के सामने एफ लगा हुआ है वहां पे, तो सामने वाला विजिटिंग कार्ड देख के समझ जाएगा ओ बंदा पुराना है, नया बंदा नहीं है, फ्रेशर नहीं है, ये ऑलरेडी काम जो है मार्केट में कर चुका है, ऐसा वहां पे अजम्पशन जो है वो आ जाएगा भाई साहब, और क्या। ठीक है चलिए, अगला पॉइंट यहां पे आता है, कंपनी सेक्रेटरी जो है सीएस बनने के बाद में दो टाइप के काम कर सकते हैं, पहला आप जॉब कर सकते हो, और दूसरा बोले भाई साहब आप प्रैक्टिस करने का काम जो है वो कर सकते हो। जैसे डॉक्टर्स देखे होंगे ना आपने, डॉक्टर्स क्या करते हैं सर, या तो बोले किसी हॉस्पिटल में जाके इंप्लॉयमेंट करते हैं,
हॉस्पिटल में नौकरी करेंगे, वहां पे क्या होगा, सो वहां पे सैलरी मिलेगी, और जितने भी मरीज आएंगे उनको आप इलाज करोगे। इलाज करने पे जो पैसा रहेगा किसके पास में जाएगा, सर वो जाएगा बोले भाई साहब कंपनी के पास में, और कंपनी आपको क्या करेगी, महीने की सैलरी पे कर देगी। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि अपना खुद का क्लिनिक खोल के बैठते हैं। क्या करते हैं, क्लिनिक खोल के बैठते हैं। उसमें क्या, भैया आप आओ मेरे पास में, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, आप मेरे को 200 रुपये देना। पर ये जो 200 रुपये रहेंगे ये किस करेंगे, ये पूरे मेरे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, सीएस जब जॉब करने के बारे में सोचे तो आप एक ही कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की नौकरी जो है वो आप कर सकते हो। उसे कहा जाता है सीएस इन द होल टाइम जॉब, या फिर आप सिंपली बोल दो कंपनी सेक्रेटरी इन द जॉब, ठीक है। इसके बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया। और क्या कहा गया, एनी पर्सन, कोई भी बंदा जो कि आईसीएसआई का क्या है, मेंबर है, ऐसा कोई भी बंदा जो कि आईसीएसआई का क्या है, मेंबर है, उसे क्या कहा जाएगा, सीएस कह दीजिएगा। लेकिन एक सेकंड, सिर्फ इतना चलेगा क्या, नहीं तो कहा गया प्लस किसी कंपनी के अंदर आपको बोले सीएस के तौर पे अपॉइंट किया गया हो, या फिर कंप्लायंस ऑफिसर बोल दो। सर ये कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब क्या हुआ, ऐसा बंदा जो कि कंपनीज वगैरह से लॉ कंप्लाई करवाता है उसे कहा जाएगा कंप्लायंस ऑफिसर। ऐसा बंदा जो कि कंपनी वगैरह से लॉ को कंप्लाई करवाता है, लॉ को फॉलो करवाता है, या कंपनी के बिहाफ पे ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे लॉस फॉलो किए जा रहे हैं, उसे कहा जाएगा क्या, कंप्लायंस ऑफिसर। लीगल एडवाइजर नहीं, ही विल नॉट बी कॉल्ड एज अ लीगल एडवाइजर, वो तो एडवोकेट करेगा ना भाई। कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी पे जो लॉज लग रहे हैं उन लॉज को फॉलो करने की जिम्मेदारी इस बंदे की होगी, ठीक है। चलिए सवाल आया, क्या हर कंपनी को सीएस अपॉइंट करना जरूरी है, इसका आंसर बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कहता है, एक रूल बनाया गया यहाँ पे भाई साहब, रूल का नाम क्या है, कंपनी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल रूल्स 2014। इसमें बोले भाई साहब कुल मिला के रूल नंबर 8 और रूल नंबर 8A, ये दो रूल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। रूल नंबर 8 यहाँ पे कहता है कि अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी, या फिर आपकी कंपनी जो है वो अनलिस्टेड वाली है, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट नहीं है बल्कि क्या है, पब्लिक कंपनी। और अगर आपकी कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है ये 10 करोड़ रुपए या उससे क्या है, ज्यादा का है, आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो क्या है, 10 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा का है, तो आपकी कंपनी में सिर्फ सीएस नहीं तो बोले केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा। के एम पी की मैनेजरियल पर्सोनेल, मतलब ये कौन होता है भाई साहब, इसके बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 51 में डिफाइन किया गया है। और कहा गया कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और कंपनी का सीएस, ये सबको अगर मैं देखूंगा तो की मतलब इंपॉर्टेंट, ऐसे लोग जो कि बोले इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं और जो मैनेजरियल लेवल पे काम करते हैं, यानी कि टॉप लेवल जो आपका होता है ना उस पे बोले भाई साहब काम करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, केएमपी का नाम जो है वो यहां पे दिया जाएगा। ध्यान कीजिएगा भाई साहब, इस लाइन के अंदर अगर आप बात करो तो कहीं पे भी सीए वर्ड लिखा हुआ नहीं, सीए में भी लिखा हुआ नहीं, एडवोकेट भी लिखा हुआ नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, एडवोकेट भी लिखा हुआ नहीं है, ये समझ में आई मेरी बात। और आपका नाम जो है वो यहां पे लिखा हुआ है। अब सोच के देख लो कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से, अगर स्टेटस के हिसाब से अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो स्टेटस आपका यहां पे क्या है क्या नहीं। अंडरस्टूड अपॉइंटमेंट, ठीक है साहब, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद में रूल नंबर 8A के हिसाब से अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो बोले भाई साहब एनी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपए उससे ज्यादा कर रहा, तो बोले कम से कम एक काम करो भाई साहब, होल टाइम सीएस को अपॉइंट जो है वो आप यहां पे कर लो। बाकी किसी और को अपॉइंट कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है देख लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट वाली कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा का है, तो कम से कम एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी जो है ये बोले भाई साहब आपके यहाँ पे होना चाहिए। कौन होना चाहिए, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी जो आपका होगा, जिसे डब्ल्यूसीएस का नाम जो है, मतलब ठीक है सीएस का नाम जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ये बोले भाई साहब आपके यहाँ पे होना चाहिए। ये कहता है आपका रूल नंबर 8A। रूल नंबर 8A ऑफ दिस रूल्स, सर रूल नंबर 8A समझ में नहीं आया, सिंपल है बेटा। रूल नंबर 8A ऑफ दिस रूल ये क्या कहता है, ये कहता है
प्राइवेट कंपनी है, बोले ठीक है। जिसमें 10 करोड़ रुपया उससे ज्यादा का पैसा लगा हुआ है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो आपका है 10 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का लगा हुआ है, ठीक है। उसमें एक होल टाइम सीएस होना चाहिए। होल टाइम सीएस मतलब क्या मैं मरते दम तक उसी कंपनी में काम करूंगा? नहीं। तो सुबह से लेकर शाम तक आप बस उसी एक कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी और कंपनी में काम नहीं करोगे, ठीक है। उसी कंपनी को आप सीएस की सर्विस जो प्रोवाइड करोगे। सर मैं ऐसा करूं तो कि किसी एक कंपनी में सीएस का काम कर लेता और बाकी मैं प्रैक्टिस का काम भी कर लूंगा, नहीं चलेगा भाई साहब। मतलब आप जैसे बोलते हो ना कि एक डॉक्टर है, उसका बोले हॉस्पिटल में भी बोले भाई साहब क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और बोले भाई साहब खुद का क्लिनिक भी है, अलाउड नहीं है सर। ये बोले भाई साहब अलाउड नहीं होगा। सर आपका भी प्रैक्टिस है क्या? हाँ मेरा भी प्रैक्टिस है स्टार्टिंग से ही। चलिए फिर इसके बाद में प्रैक्टिसिंग सीएस कौन होता है? ये कहता है देखो भाई साहब सॉरी मैं ना किसी एक कंपनी में बंद के नहीं रह सकता, एक काम करो, मेरे को ना पर कंपनी के हिसाब से कुछ कम पैसा मिल जाएगा, आई एम ओके विद दैट। लेकिन आपको जब भी बोले वैसा कुछ काम वाम की रिक्वायरमेंट है ना, आप मेरे को बुलाओ और काम जो आपका होगा मैं करके दे दूंगा, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का नाम जो होगा यहाँ पे दिया जाएगा पीसीएस। पीसीएस सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका है, ये बात करता है किसके बारे में? पीसीएस के बारे में, ठीक है। क्या कहता है? पीसीएस हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, सबसे पहली बात आईसीएसआई का मेंबर होना चाहिए, एंड हु इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली खुद से क्या करता है? प्रोवाइड करता है किस चीज को? प्रोफेशनल सर्विसेज को, किसको? टू द वेरियस कंपनीज, अलग अलग कंपनीज को, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड एनी अदर कॉर्पोरेट लॉज, जो अलग अलग कॉर्पोरेट लॉज वगैरह होंगे तो उनके हिसाब से बोले भाई सब सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है भाई सब, और क्या। गॉट द पॉइंट? तो इसे क्या कहा जाएगा? इसको प्रैक्टिसिंग सीएस का नाम जो होगा यहाँ पे दिया है। ध्यान रखिएगा क्या कहा? सबसे पहली बात तो आईसीआईसीआई का मेंबर होना चाहिए। रूल नंबर 8A, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड, बेटा प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टेड नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी जो आपकी होती है ना वो कभी भी लिस्टेड कंपनी नहीं होती है, वो हमेशा अनलिस्टेड कंपनी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रूल नंबर 8 पब्लिक कंपनी के लिए है, रूल नंबर 8 प्राइवेट कंपनी के लिए है, एकदम सही बात, ठीक है। चलो सर प्रैक्टिसिंग सीएस सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 25 में डिफाइन किया गया है, प्रैक्टिसिंग का काम अगर आपको करना है तो आपको सीओपी लेना पड़ेगा। सीओपी इज व्हाट? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब भले ही आपके पास में मेंबरशिप नंबर होगा, बट आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो आपका है उसका नंबर जो है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक दैट ऑल्सो। ये समझ में आया? ठीक है साहब। और क्या कहा गया? प्रैक्टिसिंग सीएस पीसीएस की बात अगर मैं करूं तो ऐसा बंदा जो कि आईसीएसआई का क्या है? मेंबर है, एंड इंडिपेंडेंटली क्या करता है? प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, किसको? अलग अलग कंपनीज को, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर कॉर्पोरेट लॉज के हिसाब से, ठीक है। काम क्या है भाई साहब आपका? व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पीसीएस? तो ये बहुत ध्यान से, लगभग जो काम कंपनी सेक्रेटरी जो कि जॉब वाला आपका है, वो जो काम कर सकता है ना, ये सारे काम जो आपका होगा वो पीसीएस भी कर सकता है, ठीक है। आप बोले भाई साहब यहाँ पे स्क्रूटनाइजर के तौर पे भी अपॉइंट हो सकते हो। किसके तौर पे? स्क्रूटनाइजर। अब ये क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द स्क्रूटनाइजर? स्क्रूटनी करने वाला। सर स्क्रूटनी मतलब चेक, वेरीफाई। किस चीज को स्क्रूटनी करनी है? तो ये बहुत ध्यान से सुनो, कल को जाके कंपनी में अगर कंपनी के जो मेंबर्स हैं, मतलब कंपनी के जो मालिक हैं, अगर उनकी जनरल मीटिंग होती है, क्या होती है? जनरल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में वोटिंग करने का काम किया जाता है। किस चीज के लिए? कोई भी चीज को अप्रूव करने के लिए। क्या हमें और पैसा उधार के तौर पे लेना चाहिए? इस बात का अप्रूवल चाहिए। क्या हमें नया काम स्टार्ट करना चाहिए? इस बात का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए बोले आपको क्या करना पड़ता है? आपको बोले वैसा कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उसमें बोले वैसा पूछना पड़ता है, ठीक है। अब सोच के देखो कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो तो चाहता है कि काम को करने का है, और उनको ये पता है कि बोले भाई साहब जो मेंबर्स है शायद उसके लिए हाँ का जवाब नहीं देंगे। नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा किसी भी काम को अगर आपको करना है तो बोले भाई साहब कम से कम 51% लोगों ने तो हाँ बोल देना चाहिए ना भाई साहब, अगर बोल दिया तो मतलब काम हो जाएगा। और अगर कंपनी के मैनेजमेंट को लग रहा है कि भैया ये आने वाला नहीं है, तो ऐसे केस में सब लोग वोटिंग करवाएंगे और उसको क्या कर सकते हैं? घुमाने फिराने का काम जो किया जा सकता है, मतलब वोट्स जो हैं उसमें हेरा फेरी कर सकते हैं। तो एक काम करो, बोले क्या, किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ठीक है, और या फिर कोई और प्रोफेशनल जो होगा ना उसको बुला लो और उसको बोलो भैया सुन, हमारे मेंबर जब वोटिंग करेंगे ना तू बस हमको काउंट करके दे ले,
हमको बस काउंट करके दे दे कि कितने वोट जो हैं ये फेवर में आए और कितने वोट्स जो हैं ये बोले भाई साहब यहां पे अगेंस्ट में आए, ये बता दे। कितने वोट्स फेवर में आए हैं और कितने वोट्स अगेंस्ट में आए हैं ये बोले भाई साहब काउंट करके बता दे, ठीक है। तो जो बंदा ये वाला काम करता है उसे क्या कहा जाएगा, स्क्रूटनाइजर का नाम जो है वो यहां पे दिया जाएगा, ठीक है। सर पीसीएस की जरूरत क्यों पड़ेगी, जब सीएस कंपनी के अंडर ऑलरेडी अपॉइंट होते हैं और कंपनी में मीटिंग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं ना सर, हाँ। मीटिंग जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं, लेकिन अब वापस से ध्यान दो, सर सीएस को अपॉइंट कौन करता है, जो सीएस कंपनी में नौकरी कर रहा है उस सीएस को अपॉइंट कौन करता है बताओ। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोले ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, कोई काम को करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो उस चीज के लिए हाँ बोलना चाहता है, लेकिन कंपनी के बोर्ड को इस बात का डाउट है, इस बात का डाउट है कि शायद कंपनी के जो मेंबर्स हैं ये इसके लिए राजी नहीं होंगे, और वोट्स को काउंट करने के लिए कंपनी के बोर्ड ने सोचा चलो सीएस को बोलते हैं, देख मेंबर वोटिंग करेगा ना, बोले हाँ, तो काउंट करना कितने लोगों का फेवर में आया कितने लोगों का अगेंस्ट में आया, ठीक है, बोले ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या जो कंपनी में सीएस का काम कर रहा है, जिसको अपॉइंट किसने किया, कंपनी के बोर्ड ने किया, सैलरी कौन देगा, कंपनी का बोर्ड देगा, प्रमोशन कौन देगा, कंपनी का बोर्ड देगा, तो क्या आपको ये नहीं लगता, क्या आपको यहां पे ये नहीं लगता कि ये बंदा जो है वो बायस होगा, बोलो। होगा, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन सर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बाहर का बंदा है, वो क्या करता है, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को, हाँ भाई क्या करना है, वोट काउंट करना है क्या, हाउ 1,000 रुपये लूंगा, वोट काउंट करना है क्या, बोले हाउ 20,000 रुपये लूंगा, वोट काउंट करना है क्या, बोले हाउ 50,000 रुपये लूंगा। और वो काउंटिंग का काम करने के बाद में ओके, जो था यहीं तक था, टाटा बाय बाय, अगला कोई काम होगा तो दोबारा बताना, मैं दोबारा आएगा मैं दोबारा काम करके देगा। समझ में आई मेरी बात, तो बाहर का बंदा है, इंडिपेंडेंट आदमी है, तो जो इंडिपेंडेंट आदमी होगा उस पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, या जो कंपनी के मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहा है उस पे ज्यादा भरोसा करेंगे मेंबर्स, या कोई भी और, या कानून, इंडिपेंडेंट वाले पे, ठीक है। तो इसीलिए पीसीएस की जरूरत पड़ती है, कंपनी में ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिसमें कि बेटर ओपिनियन जो है वो अपने को वहां पे मिल पाए, तो बाहर के बंदे को बुला के ज्यादा अच्छे से समझ में, अपन इस चीज को समझ पाएंगे एज कंपेयर टू द कंपनी का ही बंदा, जो कि बोले क्या करेगा, वो बोले हाँ अरे नहीं नहीं बिल्कुल करना चाहिए भाई साहब, ये वाली बात कैसी बातें कर रहे हो आप, हैं? ठीक है। हिमांशु उदगिर, बेटर ऑप्शन क्या है, जॉब या फिर प्रैक्टिस, बेटा ये क्वेश्चन जो है ना इतना ही पेचीदा है जितना पेचीदा ये सवाल है कि बट इज द बेटर ऑप्शन, लव मैरिज की अरेंज मैरिज, बोलो, तुम बताओ। चलिए क्वेश्चन फॉर एवरीबडी, क्वेश्चन फॉर एवरीबडी, व्हाट्स योर ओपिनियन, क्या सही है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, व्हाट इज द बेटर ऑप्शन, कैन यू टेल मी। व्हाट इज द बेटर ऑप्शन, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ठीक है, ध्यान से। आदर्श अरेंज, शिखोमणि दास लव, पुष्कर मेहनत जरूरी है क्या करने के लिए, समझ गया तुम्हारा पॉइंट कि तुम बोल रहे हो कि कहीं पे भी काम करो बट मेहनत करना जरूरी है। पार्थ अरेंज, अगर इंसान अच्छा हो तो मे बी दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। मैरिज स्केरी, बेकार काम है दोनों, अरेंज अरेंज अरेंज, लव लव, कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। कोर्ट काउंट पीसेस ही कर सकता है और कोई कर सकता है सर, बताने में टिपना लिखा ना यहाँ पे देखो, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, बस कंपनी से जुड़ा हुआ बंदा नहीं होना चाहिए। सच्ची बात बताऊं, बेस्ट ऑप्शन क्या है, शादी नहीं करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है शादी ही नहीं करना, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा लव मैरिज अच्छी या अरेंज मैरिज अच्छी, जितने लोग उतनी बातें,
जितने लोग उतने ओपिनियन भाई साहब। यही बात यहां पे भी है कि प्रैक्टिस करना अच्छा और या फिर जॉब करना अच्छा, दुविधा वाली चीज है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया जॉब करनी चाहिए और या फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं और प्रैक्टिस करने वाले से कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जॉब करने वालों के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा पैसे जो है वो कमा रहे हैं। नागपुर के अंदर देर आर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। नागपुर के अंदर अगर मैं बात करूंगा, दे हैव 1000+ कंपनीज जो उनके अंडर में है, और उन कंपनीज को दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जिनके पास में 1000 से ज्यादा कंपनीज का काम है, जिनको वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम जो है वो कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? नागपुर के अंदर ही देर इज अ पर्सन जो एक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का काम कर रहा है। किसमें? एक कंपनी के अंदर। और उसका साल का पैकेज जो है वो 25 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपीज। पैकेज की बात कर रहा हूं, उसके अलावा जो ऊपर नीचे का कमा रहा है वो अलग, वो अलग। गॉट द पॉइंट? नागपुर के अंदर ही देर इज अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, जो कहते हैं सैलरी सैलरी का जो पैसा है ना वो तो बोले मेरे खर्चे में निकल जाता है। सैलरी जो है मेरा खर्चे में निकल जाता है। खर्चा कितना? खर्चा बोले ज्यादा नहीं मेरा, 40 लाख का खर्चा बोले साल भर का। बोले कितना? दोबारा बताओ। बोले 40 लाख, 40 लाख रुपए का खर्चा है। 40 लाख का खर्चा? बोले हाँ। तो फिर बाकी मतलब पैसा वैसा? मेरी बोले साल की जो इनकम है इट इज अराउंड 2.4 करोड़ रुपए। हाउ? कैसे बताओगे क्या? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का नाम बता दूंगा तो उसके सीएस का भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको ये बताना चाहता हूँ, व्हेन आई बिकेम कंपनी सेक्रेटरी इन 2014, जिस कंपनी में वो सीएस है ना, उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस जो था इट वाज 900 रुपीज। कितने रुपए? 900 रुपए। 900 रुपए का शेयर का प्राइस था। एंड एज पर माई नॉलेज शी वॉज हैविंग अराउंड 1500 शेयर्स ऑफ दैट कंपनी परचेज किए होंगे, या जैसे भी किया होगा। ठीक है, तो अगर आप सीधा सीधा मोटा मोटी हिसाब किताब आप यहाँ पे करोगे तो कितना होगा भैया? 900 मल्टीप्लाई बाय 1500, 13,50,000। ठीक है, इतने का इसका क्या था? इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, एंड शी हैड अ पॉलिसी कि मैं हर साल चाहे जो कुछ भी हो, मैं बोले भाई साहब कंपनी के 100 शेयर्स जो है हर साल मैं एड ऑन करते जाऊंगा। हर साल 100 शेयर जो है मैं यहाँ पे एड ऑन करते जाऊंगा। ठीक है, 1500 थे, 1600 हुए, 1700 हुए, 18, हर साल ऐड करते गई करते गई करते गई। फिर कभी कंपनी में बोनस शेयर्स आए, कभी कुछ और आया, कभी कुछ और आया, कभी कुछ और आया। ठीक है, आज के डेट में इन द ईयर 2024 शी इज हैविंग अराउंड, अगर मैं बात आपको यहाँ पे बताऊं तो शायद 4500 के आसपास में उसके पास में शेयर है इस कंपनी के। कितने के? 4500 शेयर्स है। लेकिन मजे की बात मैं यहां पे अगर आपको बताऊं तो आज कंपनी के शेयर्स का प्राइस 10,250 है। ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स का प्राइस 13,460 रुपए जाके वापस से नीचे आ गया 10,250 पे। बट फॉरगेट अबाउट 13,460, मल्टीप्लाई आप सिर्फ कर दो किससे? 10,250 से। करके देखो क्या? मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर बताया मैंने आपको? 4500 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 4,61,25,000 रुपए के शेयर्स हैं दीदी के पास में आज की डेट में। आज की डेट में 2014 में व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग एज ए सीएसओ, मतलब स्टार्ट तो उसने पहले ही कर दिया था, आई थिंक 2009 से ही थी वहां पे। लेकिन ये लगा लो कि जिस टाइम पे 2014 की बात अगर मैं करूंगा,
उसका सैलरी था 40,000 रुपये पर मंथ का। 40,000 रुपये पर मंथ को मल्टीप्लाई बाय अगर आप 12 से करोगे कितना होगा, 4,80,000 रुपये उसका पैकेज था। आज की डेट में उसका जो पैकेज है वो 24 लाख रुपए का पैकेज है, 24 लाख रुपीज पर एनम। 24 लाख रुपए पर एनम का पैकेज है उसका, उसी सेम कंपनी के अंदर, इनटू द सेम कंपनी। ठीक है। तो अगर 24 लाख, मैं एक काम करता हूँ एवरेज आउट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय इसको मैं 5 कर देता हूँ, 1,20 लाख। मतलब 5 साल नौकरी करने के बाद में उसका पैकेज 1,20 लाख का टोटल हुआ होगा। और 5 साल इन्वेस्टमेंट उसी सेम कंपनी के शेयर्स में करने के बाद में जो शेयर्स का इन्वेस्टमेंट है वही 4.5 करोड़ का है। सोच के देखो। मतलब मेहनत करे तो लेक्सस आ सकता है, लेक्सस कई आ सकता है, अगर मेहनत करो, नॉलेज है, सही जगह पे फिट ऑन हो गए तो। ठीक है। उसका तुम्हारा सवाल ही समझ में नहीं आया मेरे भाई। मिनिमम पैकेज कितना होता है सर, वेरी करता है। कई जगह पे 20,000 25,000 से भी स्टार्ट होता है, कई जगह पे 70,000 रुपए से भी स्टार्ट होता है, कई जगह पे 1 लाख से ज्यादा से भी स्टार्ट जो है वो आपका होता है। टाइम कितना लगेगा सीएस बनने में? मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 3 साल लगा लो, कम से कम 3 साल तो लगेगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई साहब, नॉलेज इज द पावर, नॉलेज है तो सब है, नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है। सर मैं ओपन से ग्रेजुएशन करूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा, कर सकते हैं। जितने भी सीएस की पढ़ाई करते हैं सब ओपन से ग्रेजुएशन करते हैं। चलो, ये समझ में आगे सभी लोगों को बोले, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में आगे ध्यान से सुनिएगा क्या। बस बोले भाई साहब जो सीएस काम करता है ना, वही काम आप भी करते हो, लेकिन इंडिपेंडेंटली काम जो है वो आप कर रहे हो, यानी कि किसी एक कंपनी से बंधे हुए नहीं हो। आप जितनी कंपनीज में काम करना चाहो उतनी कंपनीज में कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया नागपुर में ऐसे भी सीएस हैं जो 1,000+ कंपनीज को अपने सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करता है। इसके अलावा अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा, इसके अलावा अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा, तो बोले भाई साहब जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होता है इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है? तो ध्यान से भाई साहब, कैन डू ऑलमोस्ट ऑल द वर्क विच अ सीएस इन जॉब कैन डू। ठीक है। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी है जो कि नौकरी कर रहा होगा, वो जो भी काम कर सकता है वो ये भी कर सकता है। स्क्रूटनाइजर का काम कर सकता है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। सर सेक्रेटेरियल ऑडिटर का काम भी कर सकता है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर। अब ये बहुत ध्यान से सुनो, 3 अलग अलग प्रोफेशन आपके होते हैं, जिसमें से एक आपका होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा आपका होता है कंपनी सेक्रेटरी, तीसरा आपका होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है। ये बंदा जो है ये कंपनी के फाइनेंस का ऑडिट करता है। कंपनी में जो आपने अकाउंट्स में दिखा रखा है कि इतना पैसा आया इतना पैसा गया, क्या ये सही है? क्या सही में इतना ही पैसा आया था? क्या सही में इतना ही पैसा गया था? वो आप यहां पे बता दें। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है ये सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है। क्या करता है? सेक्रेटेरियल ऑडिट। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट? सर ये इंश्योर करता है कि जो आपकी कंपनी है, क्या वो बोले भाई साहेब कानून वगैरह जो है उसको प्रॉपरली कंप्लाई कर रही कि नहीं कर रही। पिछले गए साल के अंदर इसने बोले सारे के सारे कानून वगैरह जो है उसको ढंग से फॉलो किया और या फिर नहीं किया, इस चीज को इंश्योर करने का काम जो यहाँ पे करता है। और वहीं पे अगर मैं कॉस्ट अकाउंटेंट की बात करूं तो ये करता है किस चीज का ऑडिट? कॉस्ट का ऑडिट। सर व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्ट का ऑडिट सर? सर आपने बताया कि देखिए मेरा ना पेन बनाने का काम है। बोले अच्छा, उसमें खर्चा क्या आता है सर? बोले पेन का ढांचा जो बनता है ना, मतलब बाहर का जो मतलब ये बनता है, ये बनता है बोले भाई साहब 4 रुपए का। और जो सामने की निब है वो बनती है बोले 2 रुपए की। और इंक जो है वो बनती है बोले 6 रुपए की। एक्चुअल में जाके जब फाइंड आउट किया तो पता ये चला कि जो बाहर का खोल है वो बनता है 50 पैसे का, निब जो है वो बनती है 25 पैसे की, इंक जो है वो आती है 10 पैसे की। लबाप्पा, ये बहुत ध्यान से सुनो। आपने कहा आप बोले मार्केट में पेन बेच रहे कितने रुपए का? 10 रुपए का। खर्चा आपने बताया कितने रुपए का? बोले भाई साहब 8 रुपए का। और प्रॉफिट आप कितने रुपए का दिखा रहे हैं? बोले भाई साहब 2 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। रियलिटी में बोले भाई साहब बेचा तो आपने 10 रुपए का, लेकिन जो खर्चा आप 8 रुपए का दिखा रहे हो वो तो बोले भाई साहब 8 रुपए का लगना ही नहीं चाहिए। कितने रुपए का लगना चाहिए? 2 रुपए का। यानी कि प्रॉफिट जो 8 रुपए का है उसको आप जानबूझ के कम दिखा रहे हो, क्यों? ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनको बोले भाई साहब कम पैसा शेयर करना पड़े, इन्वेस्टर्स को कम पैसा शेयर करना पड़े, या कोई और कारण आपका होगा? टैक्स जो है वो आपको कम पे करना पड़े। सीएमए मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट करके कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन निकालते हैं, यस।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकालेंगे, बट मेन पॉइंट क्या है कि भैया जो खर्चा तुम बता रहे हो, जो तुम बोल रहे हो कि भैया हमको इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, क्या ये सही बता रहे हो क्या, इस बात को एनालाइज करने की जिम्मेदारी जो है वो बोले भाई साहब किसकी होती है, CMA यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो आपका होगा उसकी जिम्मेदारी जो है यहाँ पे। सेक्रेटेरियल का मतलब बता दीजिए, लॉ, प्रोसीजर, कंपनी लॉ का जो प्रोसीजर वगैरह आपका होगा तो उसे सेक्रेटेरियल वर्क कहा जाता है। ठीक है, कानून को कंप्लाई करने का जो प्रोसीजर आपका फॉलो किया जाता है उसे सेक्रेटेरियल वर्क कहा जाता है। उसी को ऑडिट करना कि क्या आपकी कंपनी ने सारे लॉस को कंप्लाई किया कि नहीं किया, उसे कहते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट करना। ठीक है, चलिए सर ध्यान से सुनिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 जो कि अपन कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसमें एक सेक्शन दिया गया, सेक्शन नंबर 204। ठीक है, उसमें कहा गया कि अगर भाई साहब थारी कंपनी कौन सी है, लिस्टेड कंपनी, और दूसरा या फिर थारी कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड कंपनी है बट पब्लिक कंपनी है। ठीक है, जिसमें बोले धंधे में पैसा लगा है कितना, 50 करोड़ रुपया या उससे भी ज्यादा, 50 करोड़ रुपीज या मोर देन दैट, और या फिर टर्नओवर जो आपका है ये है 250 करोड़ रुपया या उससे भी ज्यादा। एंड अगर कोई कंपनी है जिसमें बोरोइंग जो है वो बोले भाई साहब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का, क्या है, 100 करोड़ से ज्यादा का है, तो आपको एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर, हु शेल इंश्योर द कंप्लायंसेस of all the corporate laws on the company and shall make his secretarial report in this form। एक फॉर्म का नंबर दिया हुआ है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, MR3, MR मैनेजरल रेम्युनरेशन का तीसरा नंबर का फॉर्म। ठीक है, और ये कंपनी के बोर्ड को आप बना के दे दो कि देखो भाई साहब तुम्हारी कंपनी ने स्वयं सो काम इस तरीके से किया है, स्वयं सो काम सही तरीके से किया है, स्वयं सो काम में गड़बड़ करी है, और क्या क्या गड़बड़ वगैरह करी है वो सब आप वहां पे उठा के बता दोगे भाई साहब, ये लो बोले। ये समझा, तो ये सब होता है आपका काम। CS का काम बस ये लगा लो सर, कितनी बार करना होता है, हर साल। लिस्टेड कंपनी में क्वार्टरली बेसिस पे कर लो। PCS, PSC का फुल फॉर्म पेड अप शेयर कैपिटल, जितने रुपए के शेयर्स इश्यू किए गए और उस पे पैसा आ गया उसे कहते हैं PCS, सॉरी हाँ PCS, पेड अप शेयर कैपिटल। डन, कोई और डाउट? अगर इस चैप्टर के अंदर, छोटू से प्यारे से चैप्टर के अंदर अगर किसी और टाइप का कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। बता दो जरा तुम रे ओ मेरे यारों, क्या कोई हाँ डाउट है तुमको यहाँ पे, या क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। कब तक रिवीजन शुरू हो जाएगा, पहले रेगुलर कर लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको। CSWD रजिस्ट्रेशन करने के बाद में बुक्स कितने दिन के बाद में घर आती, कभी भी आती है बेटा, कल भी आ सकती है, एक हफ्ते के बाद भी आ सकती है, एक महीने के बाद भी आ सकती है, एग्जाम्स खत्म होने के बाद भी आ सकती है। यस, रियलिटी, मैं मजाक नहीं कर रहा। इफ आर ग्रेजुएशन एग्जाम्स आर क्लैशिंग विद CSWD, व्हाट वी कैन डू, आई विल सजेस्ट कि आपको पहले CSWD जो है वो दे देना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन का एक एग्जाम आपका क्लैश हो रहा है, एक एग्जाम क्लैश होगा वैसे भी, है ना, तो अगर एक एग्जाम आपका क्लैश हो रहा है तो उसका बैकलॉग दे सकते हो, मतलब उसका एग्जाम जो है वो जनवरी फरवरी बाद में जब भी आपका टाइम आता है तब आप दे सकते हो, बट CSWD में पैसा भी जाएगा। अगले अटेम्प्ट में मतलब CS एग्जीक्यूटिव के अंदर आप एडमिशन भी नहीं ले पाओगे, तो बेहतर क्या होगा कि आप मतलब ये कर दो, क्या कर दो, BCom का जो एग्जाम है वो बाद में दे दो। ठीक है, और कई बार तो आपको वो भी नहीं करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि CSWD के एग्जाम का टाइम स्लॉट होता है, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 6 बजे तक रहता है। ठीक है, तो अगर सेम डे पे आपका एग्जाम आ रहा है और मान लो कि BCom का एग्जाम 9 से 12 है, और अगर किस्मत आपकी अच्छी रही तो CSWD का एग्जाम अगर शाम को 5 से 7 के बीच में रहा, बल्ले बल्ले, दोनों ही दे देना, दोनों ही दे देना। सर मोटो बता दीजिए, सत्यम वदम धर्मम चरम, हमें सच के रास्ते पे चलना है और धर्म जो है, नहीं, हमें सच बोलना है और धर्म के रास्ते पे चलना है। सत्यम वदम, वदम मतलब बोलना,
सच बोलना है और धर्म के रास्ते पर चलना है। सत्यम वदम धर्मम चरम। सीएसडब्ल्यूडी का एग्जाम कितने दिन होता है? एक दिन होता है, जनवरी का दूसरा शनिवार 11 जनवरी। टाइमिंग 2 घंटे का रहेगा, कोई भी टाइमिंग हो सकता है, 9 से 11, 9:30 से 11:30, 10 से 12, 10:30 से 12:30, 11 से 1, 11:30 से 1:30, वगैरह वगैरह वगैरह। एग्जाम कहाँ होता है? आपके घर पे ही रहेगा। आपका कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप लेके आपको बैठना होगा और उस पर आपको एग्जाम जो है प्रॉक्टर मोड के हिसाब से देना होगा। आईसीएसआई स्टैब्लिश कब हुआ था? 1968 बोलेंगे ना सर? नहीं। अगर पहली बात तो ये कि एग्जाम में कभी भी आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा कि 1968, आपको हमेशा 1980 जो है वही आपको दिया हुआ रहेगा, तो 1980 ही बोलिएगा। ये ऑप्शन ही नहीं आएगा आपको कभी भी। टाइमिंग क्या रहेगी एग्जाम की? अभी जस्ट बताया बेटा मुस्कान मैंने आपको। ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आपको आईसीएसआई आपके एडमिट कार्ड पे छाप के देगा। एडमिट कार्ड कब आएगा? एग्जाम होने के 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपको इशू किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई साहेब। सब फोन के वाईफाई से एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो रुकेंगे भाई साहब यहीं पे ही और मिलेंगे अगले वाली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, बाय द बाय।